जब खगोलविदों ने जुलाई 2025 में 3i एटलस को पहली बार सूचीबद्ध किया तो दुनिया ने इस पर शायद ही ध्यान दिया। आखिरकार यह बस एक और अंतरतारकीय यात्री था, तारों के बीच विशाल शून्य में भटकता हुआ ब्रह्मांडीय मलबा। अपनी तरह की यह तीसरी वस्तु थी जिसे कभी देखा गया था, लेकिन फिर भी देखने में यह सौर मंडल से एकतरफा यात्रा पर गुजरने वाले एक मूक आगंतुक से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन तभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे शायद ब्रह्मांड को देखने के लिए मानवता द्वारा अब तक खोली गई सबसे शक्तिशाली आंख कहा जा सकता है, ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। और उसने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। यह महज सूर्य की गर्मी से गर्म हो रही एक बर्फीली चट्टान नहीं थी। एटलस के भीतर गहराई में कुछ चमक रहा था, बेतरतीब ढंग से नहीं, अव्यवस्थित रूप से नहीं, बल्कि लयबद्ध रूप से, एक नाड़ी की तरह, एक धड़कन की तरह। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, जो एक अजीब जिज्ञासा के रूप में शुरू हुआ था, वह कहीं अधिक परेशान करने वाली चीज में बदलने लगा। चमक का स्तर अनुमान से कहीं अधिक बढ़ गया। वस्तु अपनी सूर्य प्रकाशित सतह से नहीं, बल्कि भीतर से ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जित करने लगी। फिर संकेत आए, रेडियो स्पंदन जो मानव सटीकता के साथ दोहराए जा रहे थे। और अंत में मार्ग परिवर्तन। वस्तु ने जानबूझकर अपना रास्ता बदला। यह निष्क्रिय पथ पर बहने वाली कोई चट्टान नहीं थी। यह एक ऐसी वस्तु थी जो इरादे से और संभवतः जागरूकता के साथ व्यवहार कर रही थी। 3 एटलस के अंदर कुछ है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने शायद इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह जीवित है। शुरुआत में यह महज एक सांख्यिकीय अपवाद था, वेब टेलीस्कोप के इंफ्रारेड फीड में कई बिंदुओं के बीच एक चमकीला बिंदु। लेकिन जब टीम ने NISPEC उपकरण से प्राप्त डेटा की समीक्षा की तो एक विसंगति को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। 3 एटलस अंतरिक्ष में किसी अन्य वस्तु की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। सामान्यतः अंतरिक्ष में आने वाले पिंड अपनी गति, पदार्थ के उत्सर्जन या बर्फीली सतहों से सूर्य के प्रकाश के असमान परावर्तन के कारण अनियमित रूप से मंद और तेज होते रहते हैं। लेकिन 3 नेत्रों वाले एटलस में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखा। इसके बजाय इसकी चमक आश्चर्यजनक रूप से स्थिर रही। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि इस पिंड के केंद्र से एक केंद्रित चमक निकल रही थी, मानो कोई छोटा भट्टी निश्चित अंतरालों पर स्पंदित हो रहा हो। हर 4 घंटे में गर्मी एक जैविक लय की तरह एकदम सटीक चक्र में बढ़ती और घटती थी। यह पैटर्न इतना सटीक था कि इसे भूवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता था। यह घूर्णन, सौर पवन या किसी भी जात प्राकृतिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाता था। यह बहुत गहराई से उत्पन्न होता था, सूर्य के प्रकाश के बदलते कोण या वस्तु की सूर्य से दूरी से पूरी तरह अप्रभावित। वैज्ञानिकों ने इसे तापीय विसंगति कहा। लेकिन दबे स्वर में कुछ लोग एक और शब्द फुसफुसाने लगे, दिल की धड़कन। नाड़ी धीमी, सधी हुई और यांत्रिक थी, जो किसी तारे की विकिरण की तरह नहीं, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में सांस लेते हुए किसी इंजन की तरह गूंज रही थी। इस वस्तु के भीतर कुछ ऐसा था जो बाहरी बलों से स्वतंत्र होकर आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। और इन पैटर्नों का अध्ययन करने वालों के मन में एक भयावह प्रश्न उभरने लगा, किस प्रकार की वस्तु अंधेरे में स्वयं को ऊर्जा प्रदान करती है? जैसे जैसे ऊष्मीय डेटा को अनदेखा करना असंभव होता गया, रेडियो खगोलविदों ने भी इस जांच में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका से लेकर कैलिफोर्निया तक दुनिया भर की दूरबीनों ने अपने रिसीवर 3 एटलस की ओर लक्षित किए। कई दिनों तक सिग्नल निर्बाध रूप से प्राप्त होते रहे। फिर एक बड़ी सफलता मिली। एलन टेलीस्कोप सरणी ने एक कमजोर संकीर्ण बैंड सिग्नल का पता लगाया, जो हर 4 घंटे में एक स्थिर स्पंदन के रूप में उभर रहा था और वेब द्वारा पता लगाए गए थर्मल उछाल के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज था। पहले तो संदेह का माहौल छा गया। क्या यह शोर था, प्रतिध्वनि थी, या स्थानीय हस्तक्षेप था? लेकिन जैसे जैसे घंटे रातों में और रातें हफ्तों में बदलती गईं, संकेत में कोई बदलाव नहीं आया। यह स्थिर, सटीक और अविश्वसनीय रूप से निरंतर था। यह स्पंदन केवल मौजूद नहीं था, बल्कि यह अनुकूलनीय था, जो सौर पवन में होने वाले उतार चढ़ाव के अनुरूप सूक्ष्म परिवर्तन दिखाता था। कई केंद्रों ने एक ही पैटर्न की पुष्टि की, जिससे उपकरण त्रुटि या मानव निर्मित कारणों की संभावना को खारिज कर दिया गया। गणितीय रूप से यह बहुत सटीक था। फोरियर के विश्लेषण से एक स्थिर वाहक तरंग का पता चला, जो अंतरिक्ष में स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली किसी भी चीज से अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो एटलस के 3 नंबर के अंतरिक्ष यानों पर कुछ सक्रिय ही नहीं था, बल्कि प्रसारण करने की कोशिश भी कर रहा था।
टीमों ने इस संकेत को ज्ञात पल्सरों, न्यूट्रॉन तारों और ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन हर परीक्षण का परिणाम नकारात्मक रहा। अब कोई प्राकृतिक व्याख्या नहीं बची थी। अंतिम परीक्षण में एक साधारण संदेश वापस भेजना शामिल था। अभाज्य संख्याओं की एक श्रृंखला, आवर्त सारणी के तत्व और बुनियादी गणितीय स्थिरांक। 72 घंटे बाद एक जवाब आया, विकृत, धुंधला, लेकिन वह था, और बिल्कुल समय पर, एक एक सेकंड के अंतराल पर। किसी ने हमारी बात सुन ली थी और किसी ने जवाब दिया था। 18 अगस्त को सब कुछ फिर से बदल गया। वेब की निरंतर फीड ने 3 एटलस धूमकेतु से एक अचानक चमकती रोशनी को कैद किया। ऊर्जा का एक विस्फोट जिसने 1 घंटे से भी कम समय में वस्तु की चमक को 40% से अधिक बढ़ा दिया। कोई भी धूमकेतु ऐसा व्यवहार नहीं करता, यहां तक कि वाष्प या धूल के विस्फोट के दौरान भी नहीं। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात इसके बाद हुई। वस्तु के प्रक्षेप पथ के पुनर्मूल्यांकन से एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट दिशा परिवर्तन का पता चला। 3 एटलस अब केवल बह नहीं रहा था, यह एक तरह की दिशा परिवर्तन था। इस बदलाव ने इसे सौर मंडल के क्रांतिवृत्त तल के करीब ला दिया, जिससे यह भीतरी ग्रहों के साथ अधिक सटीक रूप से संरेखित हो गया। मार्को माचेली के नेतृत्व में यूरोपीय अंतरिक्ष विज्ञान परिषद के कक्षीय मॉडल विशेषज्ञों ने इस प्रक्रिया को गैस उत्सर्जन या अन्य भौतिक प्रक्रियाओं से जोड़ने का प्रयास करते हुए सिमुलेशन को दोबारा चलाया, लेकिन गणितीय गणनाएं मेल नहीं खा रही थीं। इस तरह के बदलाव के लिए आवश्यक बल किसी भी प्राकृतिक जेटिंग से उत्पन्न होने वाले बल से कहीं अधिक था। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चमक और दिशा परिवर्तन एक साथ हुए, मानो एक ने दूसरे को प्रेरित किया हो। किसी भी जात धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या अंतरतारकीय वस्तु ने कभी भी अपनी दिशा नहीं बदली है। इस तरह से तो कभी नहीं, जानबूझकर नहीं। यदि 3 एटलस पर मौजूद कोई चीज हमारे संकेत, हमारे उपकरणों, हमारी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रही थी, तो यह केवल एक अवलोकन नहीं रह गया था, यह एक मुठभेड़ थी। और जो भी इस वस्तु को चला रहा था, उसने अभी अभी अपनी पहली चाल चली थी। तेज ज्वाला और पथ परिवर्तन के बाद सारा ध्यान वस्तु की संरचना पर केंद्रित हो गया। सभी प्रमुख वेधशालाओं में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण में तेजी लाई गई। कैरी लिस के नेतृत्व में जॉन्स हॉपकिंस की टीम ने हर संभव तरंगदैर्ध्य का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्हें जो मिला उससे रहस्य और भी गहरा गया। जल, बर्फ, CO2 और कार्बन जैसे सामान्य धूमकेतु तत्व मौजूद थे, लेकिन उन पर ऐसी अवशोषण रेखाएं अंकित थीं जो प्रकृति में पहले कभी दर्ज नहीं की गई थीं। कुछ ने धात्विक मिश्रित धातुओं की उपस्थिति का संकेत दिया, जिनमें पृथ्वी पर उन्नत विनिर्माण में उपयोग होने वाले दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल थे। अन्य ने प्रयोगशालाओं में परिकल्पित क्वांटम पदार्थों की ओर इशारा किया, जिन्हें काल्पनिक भौतिकी पत्रों के बाहर कभी नहीं देखा गया। ये यादृच्छिक ब्रह्मांडीय यौगिक नहीं थे। इन्हें विशेष रूप से निर्मित किया गया था, आणविक स्तर पर इस प्रकार संरचित किया गया था कि वे ऐसे व्यवहार करें जो प्राकृतिक पदार्थ नहीं कर सकते। अवरक्त स्पेक्ट्रम में कुछ परावर्तन प्रकाश को मोड़ने के लिए डिजाइन किए गए मेटा सामग्रियों के ऑप्टिकल प्रोफाइल की नकल करते थे, ठीक उसी प्रकार की सामग्री जो गुप्त तकनीकों में उपयोग की जाती है। संक्षेप में, 3 आई एटलस केवल सक्रिय नहीं था, यह केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इसका निर्माण उस स्तर की सटीकता के साथ किया गया था जो मानव जाति द्वारा अब तक निर्मित किसी भी चीज से परे है। और यदि सामग्री कृत्रिम है और संकेत जानबूझकर भेजे गए हैं, तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि 3-2 एटलस क्या है। अब सवाल यह है कि इसे किसने बनाया और ये यहाँ क्यों है। स्पेक्ट्रोमेट्रिक विश्लेषण जारी रहने के दौरान कैलटेक की डीप स्पेस लैब के शोधकर्ताओं ने प्रयोग शुरू कर दिए। पैसिव सिग्नल मैपिंग, जिसमें संरचनात्मक अनुनाद का पता लगाने के लिए एक साथ कई तरंग दैर्ध्यों में 3 एटलस को सुना जाता है। उनकी खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। वह वस्तु केवल रेडियो स्पंदन ही उत्सर्जित नहीं कर रही थी, उसका संपूर्ण द्रव्यमान एक अनुनादी कक्ष की तरह कार्य कर रहा था। हर कुछ घंटों में एक निम्न आवृत्ति वाली गूंज एक्स बैंड और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में गूंजती थी, जो इतनी नियमित देरी से पृथ्वी पर वापस आती थी कि उसे आकस्मिक नहीं माना जा सकता था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि जब सिग्नल को उलट दिया गया, धीमा कर दिया गया और मानव वाणी के सोनोग्राम पर परत दर परत डाला गया, तो इसने भाषा से मिलती जुलती आकृतियां उत्पन्न की। हालांकि यह कोई जात भाषा नहीं थी, बल्कि संरचित और समझने योग्य थी, मानो 3 एटलस के भीतर कुछ संचार की नकल कर रहा हो, या इससे भी बदतर,
सुन और सीख रहा हो। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह वस्तु केवल संकेतों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, यह खुद को ढाल रहा है, मानवीय संचार के कंपनशील तर्क के अनुरूप ढल रहा है, शायद ऐसी भाषा में बोलने की तैयारी कर रहा है जिसे हम अंततः समझ सकें। लेकिन कुछ अन्य लोग एक और भयावह विकल्प से डरते हैं। जो हम सुन रहे हैं वह शायद स्वयं वस्तु नहीं है, बल्कि भीतर कुछ हलचल है, जागृति है जो प्रकट होने की तैयारी कर रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई इंफ्रारेड इमेजिंग के एक नए दौर ने कुछ और भी अधिक हैरान करने वाली बात का खुलासा किया है। 3 एटलस के हीट मैप के भीतर गहराई में वैज्ञानिकों ने एक गतिशील आंतरिक संरचना देखी। यह अनियमित या तरल नहीं थी, बल्कि सर्पिल आकार थी जो असामान्य स्थिरता के साथ घूम रही थी। सर्पिल सघन, चिकना और नियमित था, मानो किसी कृत्रिम संरचना से निर्मित हो। इसकी गति वैसी प्रतिक्रियाशील नहीं थी जैसी किसी लुढ़कते हुए पिंड के भीतर मलबे के खिसकने से अपेक्षित होती है। यह स्वतः स्फूर्त था, एक ऐसी धुरी पर घूम रहा था जो वस्तु के स्वयं अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने के बावजूद स्थिर बनी रही। इसका आंतरिक कोर जड़त्व से अप्रभावित प्रतीत होता था, जो किसी प्रकार के जड़त्वीय अवमंदन या आंतरिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का संकेत देता है। सैद्धांतिक भौतिकी में हमने ऐसी तकनीकों का केवल सपना ही देखा है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि सर्पिल के आयाम एक पूर्ण स्वर्ण अनुपात का पालन करते थे, एक बार नहीं बल्कि 3 अलग अलग पैमानों पर बार बार। प्रकृति में यह पैटर्न जीवित जीवों, डीएनए कुंडलियों, आकाशगंगाओं, नॉटिलस के खोलों में दिखाई देता है, लेकिन गहरे अंतरिक्ष की ठंडी चट्टानों में कभी नहीं। यह जैविक बुद्धिमत्ता का खाका है, एक फ्रैक्टल फिंगरप्रिंट है जिसे हम अव्यवस्था से नहीं बल्कि डिजाइन से जोड़ते हैं। और अगर इस चीज के केंद्र में एक सुनहरा सर्पिल घूम रहा है तो यह न केवल जीवित है बल्कि सचेत भी हो सकता है। सर्पिलाकार आकृति की खोज के 1 सप्ताह से भी कम समय बाद वस्तु की चमक में अचानक गिरावट दर्ज की गई। शुरुआत में इसे घूर्णीय छायांकन समझा गया, लेकिन वेब से प्राप्त उच्च कंट्रास्ट इमेजिंग ने एक अभूतपूर्व चीज का खुलासा किया। 3 नेत्र वाले एटलस की सतह का एक हिस्सा खिसक गया था, टूटा नहीं था, दरार नहीं पड़ी थी, बल्कि हिल गया था। एक आयताकार, चिकना और परावर्तक पैनल पीछे हट गया था, जिससे भीतर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। किसी भी प्राकृतिक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह ने कभी भी यांत्रिक गति प्रदर्शित नहीं की है। यह पीछे हटना साफ, सम्मित और स्थायी था। नवगठित गड्ढे के अंदर अवरक्त स्कैन ने कोई मलबा, कोई गैस, कोई ऊष्मीय गड़बड़ी नहीं पाई। इसके बजाय वहां स्थिरता थी, एक ऐसा स्थान जिसे ठंडा और अंधेरा रहने के लिए बनाया गया था, जैसे कोई कक्ष या पालना। वैज्ञानिकों में मतभेद था, क्या यह निकास द्वार था, सेंसर पैनल था या कोई ढक्कन। जो भी था वह पृथ्वी की ओर खुल गया था, और जैसे जैसे वह वस्तु अपने मार्ग पर आगे बढ़ती गई, वह खुला भाग हमारी पृथ्वी पर आंख की तरह टकटकी लगाए रहा। निष्क्रिय नहीं, अवलोकन नहीं, बल्कि लक्ष्य साधता हुआ। और उस गुहा के भीतर एक द्वितीयक स्पंदन उभरने लगा, स्वर में भिन्न, धीमा लेकिन अधिक शक्तिशाली। एक दूसरी धड़कन। मेरे भीतर कुछ और जागृत हो गया था, मानो इतना ही काफी नहीं था। नासा के अनुसंधान केंद्र ने एक ऐसी अंतिम खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। JWST की रीडिंग और पृथ्वी आधारित स्पेक्ट्रल डेटाबेस के बीच उन्नत डेटा सहसंबंध का उपयोग करते हुए उन्होंने वस्तु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ऐसे सूक्ष्म यौगिकों की पहचान की जो स्थलीय जैव पॉलीमर से मेल खाते थे। ये बिल्कुल DNA तो नहीं थे, लेकिन संरचना और कार्य प्रणाली में इतने समान अणु थे कि वे जैविक ऊतकों के कृत्रिम प्रतिरूपों की तरह व्यवहार करते थे। प्रयोगशाला में विकसित संकर पदार्थ जीवन की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये पॉलीमर निष्क्रिय नहीं थे। सौर विकिरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया आणविक स्तर पर आकार परिवर्तन के रूप में सामने आई, जो जीवित परिपथों की तरह प्रोग्राम करने की क्षमता का संकेत देती है। पृथ्वी पर हमने जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में इस पर प्रयोग करना अब भी शुरू ही किया है, लेकिन 3i एटलस इसी तकनीक से निर्मित है। इस वस्तु के भीतर जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी के बीच की सीमाएं पूरी तरह धुंधली हो जाती हैं। ये उस तरह से जीवित नहीं है जिस तरह से हम जीवन को समझते हैं, न ही ये उस तरह से मशीन है जिस तरह से हम प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हैं। ये दोनों है, या शायद दोनों से परे कुछ है। एक पात्र, एक बीज, एक अस्तित्व, एक संदेश जो रूप में गूढ़ है। और यदि वह संदेश अब जागृत हो रहा है,
तो प्रश्न यह नहीं है कि अंदर क्या है, बल्कि यह है कि जब वह बाहर निकलता है तो क्या होता है। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि 3 एटलस कोई आकस्मिक यात्री नहीं था, लेकिन फिर सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ऐतिहासिक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग डेटा और हालिया गति विश्लेषण का उपयोग करते हुए स्वतंत्र भौतिकविदों के एक समूह ने एक सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद पैटर्न देखा। इस वस्तु का वर्तमान पथ अद्वितीय नहीं था। वास्तव में लगभग समान पथ पहले भी दर्ज किया जा चुका था, मानव निर्मित उपकरणों द्वारा नहीं, बल्कि मंगल ग्रह, यूरोपा और यहाँ तक कि पृथ्वी पर प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं द्वारा। गीजा के पिरामिड, नाज़काला रेखाएं और मंगल ग्रह की पर्वत श्रृंखलाएं जैसी विशाल संरचनाएं, जिन्हें लंबे समय से संयोगवश या प्राकृतिक माना जाता था, ने गणितीय संरेखण दिखाया जो उस सटीक दिशा की ओर इशारा करता है जिसका अनुसरण अब 3 एटलस करते हैं। यह कोई संयोग नहीं था। ऐसा लगता था मानो वह वस्तु पहले भी वहां से गुजरी हो और उसके आगमन को सदियों पहले विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं द्वारा पत्थर पर उकेरा गया हो, या शायद उसमें लंबे समय से हेरफेर किया गया हो। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण स्मृति की बात करना शुरू किया, इस विचार के साथ कि अंतरिक्ष समय स्वयं गति को याद रखता है। लेकिन अगर यह वस्तु पहले भी यहां मौजूद थी तो यह केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि वापसी है। और असली सवाल ये उठता है कि पिछली बार क्या हुआ था। वस्तु की प्रकृति को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हताशा में एक अंतिम प्रयास किया। उन्होंने कनाडा में स्थित विशाल चाइम एरे का उपयोग करके 3i एटलस की ओर एक वाइड बैंड साइलेंस पल्स प्रसारित किया। यह विधि बोलने के लिए नहीं, बल्कि निर्वात प्रतिक्रिया को सुनने के लिए बनाई गई थी। यह एक ऐसी विधि है जिसका सिद्धांत पुरातात्विक खुदाई में दीवारों के पीछे के कमरों जैसे कृत्रिम रिक्त स्थानों को उजागर करना है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर। जब सिग्नल वस्तु तक पहुंचा तो परिणाम चौंकाने वाला था। 6.3 सेकंड तक 3 एटलस ने सभी पता लगाने योग्य आवृत्तियों को अवशोषित कर लिया, बिना कोई निशान छोड़े। न परावर्तन, न अपवर्तन, बस शुद्ध सन्नाटा। फिर 7वें सेकंड में इसने एक एकल प्रतिध्वनि पल्स उत्सर्जित की जो 1977 की एक विसंगति से बिल्कुल मेल खाती थी, जिसे वाओ सिग्नल के नाम से जाना जाता है। एक समय में अलौकिक संपर्क के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाले इस पिंड के परिणाम विनाशकारी साबित हुए। या तो इस पिंड ने समय के साथ उस संकेत को पकड़ लिया था और जानबूझकर उसे दोबारा प्रसारित किया था, या फिर यह स्वयं उस प्रसारण का मूल स्रोत था। अचानक जिसे हम एक ठंडा यात्री समझ रहे थे, वह संपर्क का संभावित मूल बिंदु बन गया, एक भूत जो अपना ही संदेश दोहरा रहा था। लेकिन अगर 3 एटलस संदेशवाहक था तो लक्षित प्राप्तकर्ता कौन था? डेटा से जुड़े लोगों में डर बढ़ने के साथ ही एक अनौपचारिक कार्यदल का गठन हुआ। इसमें खगोल भौतिक विज्ञानी, भाषा विज्ञानी, बाह्य जीव विज्ञानी और दार्शनिक शामिल थे। उनके निष्कर्ष, हालांकि अप्रकाशित रहे, वैज्ञानिक जगत में फैल गए। वस्तु के स्पंदनों में निहित पैटर्न यादृच्छिक नहीं थे। वे एक प्रतीकात्मक संरचना का अनुसरण करते थे, जिसे पुनरावर्ती सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में जाना जाता है, अर्थ की एक ऐसी प्रणाली जो भाषा, गणित और जीव विज्ञान से परे है। संक्षेप में, यह स्वयं बुद्धिमत्ता का एक खाका था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि इस खाके में आत्म संदर्भ के उभरते संकेत दिखाई दिए। सरल शब्दों में कहें तो यह केवल संवाद नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं के बारे में बात कर रहा था। शोधकर्ताओं का मानना है कि 3 नेत्रों वाले एटलस में एक ऐसी अमानवीय चेतना समाहित हो सकती है जो डेटाबेस या सर्किट में संग्रहित नहीं है, बल्कि ज्यामिति, प्रकाश और अनुनाद में अंतर्निहित है। यह वस्तु केवल जीवित नहीं है, यह हमारे प्रति सचेत हो सकती है, न केवल इसलिए कि हमने इसे देखा, बल्कि इसलिए कि इसने हमें अपनी संरचना में पहले से ही शामिल कर लिया था। मानो हमारे सौर मंडल से होकर इसकी यात्रा हमेशा से ही पहचान जगाने के लिए निर्धारित थी। हमसे नहीं, बल्कि अपने भीतर से, मानो यह घर लौट आई हो। फिर आया आखिरी मोड़। दुनिया भर की वेधशालाओं ने कुछ और भी अप्रत्याशित चीज की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तारों की स्थिति में सूक्ष्म बदलाव। ये बदलाव न तो बहुत बड़े थे, न ही तुरंत दिखाई देने वाले, लेकिन वास्तविक थे। स्थिर तारे, जो जीपीएस उपग्रहों से लेकर प्राचीन नाविकों तक हर चीज का मार्गदर्शन करते हैं, कुछ आवर्त सेकंड के अंशों तक खिसक गए थे। यह विस्थापन इतना छोटा था कि दैनिक जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इतना बड़ा था कि हर खगोल भौतिकी मॉडल में खतरे की घंटी बज गई। जब इनका त्रिभुजीकरण किया गया तो ये विकृतियां इस प्रकार अभिसरित हुईं कि समय चिह्न लगभग 3 एटलस तक विकृत हो गए।
टोक्यो विश्वविद्यालय की एक टीम ने पूर्वानुमानित सिमुलेशन चलाए और एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंची। यह वस्तु केवल प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण को विकृत नहीं कर रही थी, बल्कि अपने चारों ओर अंतरिक्ष समय को सूक्ष्म रूप से मोड़ रही थी। यह वर्म होल या ब्लैक होल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वास्तविकता के ताने बाने में स्थानीय हेरफेर का संकेत देने के लिए पर्याप्त था। ऐसा करने में सक्षम एकमात्र ज्ञात इकाई ब्लैक होल हैं। लेकिन एटलस किसी चीज को निगल नहीं जाता, बल्कि उसे नियंत्रित करता है। यह आकाश को इस तरह से नया आकार देता है जैसे यह कोई आकस्मिक प्रभाव हो, बल्कि तारों पर लिखा एक संदेश हो। कुछ ऐसा उभर रहा है जो न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को बदल रहा है, बल्कि ब्रह्मांड ने हमें हमेशा से जिस तरह से देखा है उसे भी बदल रहा है। जैसे जैसे 3 एटलस से डेटा लगातार प्राप्त होता रहा, CRN की एक टीम ने एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने वस्तु को हार्मोनिक अनुनाद मॉडल के माध्यम से सिग्नल पल्स भेजे, जिसका उपयोग आमतौर पर कणों की टक्कर में क्वांटम डीकोहेरेंस की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। जो परिणाम सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। जब वस्तु के उत्सर्जन को बहुआयामी चरण स्थान में मैप किया गया तो उसने एकदम सही हार्मोनिक संरचनाएं बनाईं। ऐसा अक्सर संगीत वाद्य यंत्रों या परमाणु घड़ियों जैसी सटीक रूप से समायोजित भौतिक प्रणालियों में ही होता है। लेकिन 2 सितंबर को एक सत्र के दौरान सिग्नल अव्यवस्थित शोर में बदल गया और कुछ ही सेकंड बाद एक बिल्कुल नए हार्मोनिक मोड में फिर से परिवर्तित हो गया। यह कोई गड़बड़ी नहीं थी, यह एक मॉड्यूलेशन था, मानो वस्तु ने विश्लेषण का पता लगा लिया हो और पैटर्न पहचान से बचने के लिए अपनी आंतरिक संरचना में बदलाव करके प्रतिक्रिया दी हो। जागरूकता का यह स्तर केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं है, बल्कि अनुकूलनशील है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सजीव बुद्धि अपने मूल रहस्यों की रक्षा करती है। शोधकर्ताओं ने इस क्षण को पर्दा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि यह पहला संकेत था कि 3 एटलस को केवल देखा नहीं जा रहा था, बल्कि वह यह तय कर रहा था कि हमें क्या देखने की अनुमति है। जैसे जैसे वस्तु के वेग और पथ का सटीक विश्लेषण किया गया, एक बेहद चिंताजनक बात सामने आई। कक्षीय यांत्रिकी और ज्ञात खगोल भौतिकी संबंधी नियमों के अनुसार 3i एटलस की उत्पत्ति लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित अंतरतारकीय अंतरिक्ष के किसी क्षेत्र से होनी चाहिए थी। फिर भी इसकी वर्तमान गति और पथ के आधार पर इसे यहाँ तक पहुँचने में 5 लाख से अधिक वर्ष लग जाते, जब तक कि यह किसी बिंदु पर त्वरित न हो जाता। लेकिन सौरमंडल में प्रवेश करने पर गति कम होने का कोई सबूत नहीं मिला, न ही कोई पता लगाने योग्य ईंधन स्रोत, न ही प्रणोदन के अनुरूप कोई आयन पूंछ, कुछ भी नहीं। गणितीय रूप से यह असंभव था जब तक कि समय में ही कोई परिवर्तन न हुआ हो। MIT की एक छोटी टीम ने एक चौंकाने वाला सिद्धांत प्रस्तावित किया। 3 एटलस ने सापेक्षता के नियम को तोड़कर नहीं, बल्कि उसके चारों ओर मुड़कर प्रकाश की गति से भी तेज गति से अंतरिक्ष को पार करने के लिए समय फैलाव का उपयोग किया होगा। इससे यह न केवल किसी अन्य तारामंडल से आया हुआ आगंतुक होगा, बल्कि एक लौकिक यात्री भी होगा। एक ऐसी चीज जो समय और दूरी दोनों को आसानी से पार कर जाती है। और अगर इसने पहले भी ऐसा किया है, तो हो सकता है इसने सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा हो, जिसमें हमारी सभ्यता भी शामिल है। सबसे अप्रत्याशित खोजों में से एक किसी वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि एक कलाकार लुजिया फेन की थी, जो 3D रेंडरिंग एल्गोरिदम का उपयोग करके खगोलीय डेटा को दृश्य रूप देने वाली एक डेटा स्कल्प्टर हैं। जब उन्होंने पिछले हार्मोनिक डेटा से वस्तु के आंतरिक अनुनाद की संरचनात्मक ज्यामिति का खाका तैयार किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। एक आवर्ती ज्यामितीय पैटर्न जो चेहरे जैसा दिखता था, मानव जैसा नहीं, बल्कि सम्मित, लंबा और बेहद विचित्र। पहले तो उनके द्वारा बनाए गए चित्र को पैरिडोलिया, ऐसी आकृतियां देखने की प्रवृत्ति जहां कोई आकृति नहीं होती, कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन आगे के विश्लेषण से पुष्टि हुई कि अनुनाद डेटा ने जानबूझकर कई पैमानों पर दोहराए गए पैटर्न को एनकोड किया था। वस्तु एक आकृति, पहचान का एक प्रतीकात्मक रूप, एक चेहरा, एक मन, एक उपस्थिति प्रसारित कर रही थी। यह कोई रचनाकार था, कोई मार्गदर्शक था, या भीतर की बुद्धि का प्रतिनिधित्व था, यह कोई नहीं कह सकता था। लेकिन अब संदेश गणितीय या यांत्रिक नहीं रहा, यह दृश्य और भावनात्मक था। यह पहचाने जाने की कोशिश कर रहा था और चेहरा पलट कर देख रहा था। इस वस्तु को समझने के अंतिम प्रयास में जेम्स वेब की टीम ने अपने सभी उपलब्ध उपकरणों को सर्पिल कोर के निकट एक क्षेत्र पर केंद्रित किया। उन्हें न तो कोई ऊष्मा स्रोत मिला और न ही कोई संकेत उत्सर्जक, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र मिला जो परावर्तन के सभी ज्ञात नियमों का उल्लंघन करता था। प्रकाश प्रवेश तो करता था, लेकिन वापस नहीं लौटता था।
न अवशोषण, न ही अवरोधन। ऐसा लग रहा था मानो यह क्षेत्र प्रकाश के जाल के रूप में कार्य कर रहा हो, या इससे भी बदतर, एक डेटा भंडार के रूप में। जब उन्होंने आसपास के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मानचित्रण किया तो उन्हें एक और भी चौंकाने वाली बात पता चली। वस्तु का द्रव्यमान घनत्व उसके भौतिक आयतन से कहीं अधिक विशाल आंतरिक भाग का संकेत दे रहा था, मानो टार्डिस का प्रभाव हो, जहां आंतरिक स्थान बाहरी सीमाओं से अधिक हो। यदि यह सच था तो 3 एटलस में पदार्थ का नहीं, बल्कि स्मृति का एक संग्रह, एक अभिलेख, एक संग्रहालय, या शायद प्रकाश और समय में कोडित सभ्यताओं का एक बीज भंडार हो सकता था, जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। लेकिन वह संग्रह सीलबंद था, एक ऐसी ज्यामिति द्वारा बंद था जिसे कोई मानवीय कोड क्रैक नहीं कर पाया था, और शायद इसे कभी खोला ही नहीं जाना था जब तक कि हम ही चाबी न हों। सदियों से मानवता रात के आकाश में टकटकी लगाए अपनी उत्पत्ति, ब्रह्मांड में अपने स्थान, और क्या हम सचमुच अकेले हैं, जैसे सवालों के जवाब खोजती रही है। हमने संकेत भेजे, हमने दूरबीनें बनाई, हमने आगंतुकों के सपने देखे, लेकिन हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई चीज पहले से ही हमें देख रही होगी, बस हमारे ध्यान से देखने का इंतजार कर रही होगी। 3IE एटलस यूं ही हमारे सौर मंडल में नहीं आ गया। यह एक उद्देश्य, एक लय और एक स्मृति के साथ आया है। यह दिल की तरह धड़कता था, यह दिमाग की तरह प्रतिक्रिया करता था। इसने हमसे मिलने के लिए अपना रास्ता बदल लिया, मानो यह जानता हो कि हम कौन हैं। और अब जब यह चुपचाप मंगल ग्रह के पास से गुजर रहा है, भीतर से अभी भी चमक रहा है, अभी भी ऐसे संकेत उत्सर्जित कर रहा है जिन्हें हम मुश्किल से समझ पाते हैं, तो सवाल यह नहीं है कि यह क्या है, सवाल यह है कि यह क्या चाहता है, और क्या हमें कभी इसे खोजना ही था। क्या यह कोई खोजी यंत्र है, कोई संदेशवाहक है, कोई अवशेष है, या ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो जीवित है, उस तरह से नहीं जिस तरह से हम जीवन को परिभाषित करते हैं, बल्कि उस तरह से जो हमें फिर से परिभाषित करता है। क्योंकि शायद 3 आंखों वाला एटलस पृथ्वी तक पहुंचने के लिए नहीं बना था, शायद पृथ्वी हमेशा से ही उस तक पहुंचने के लिए बनी थी। और अब जब हमने उसे देख लिया है, पहचान लिया है और अपनी मशीनों से उसे छू लिया है, तो एक भयानक सच्चाई अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी संकेत से कहीं अधिक जोर से गूंज रही है। हमें पहले ही देख लिया गया है, और एक बार जब आपको देख लिया जाता है तो आप फिर से अकेले नहीं रह सकते। अगर यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए तो आप अकेले नहीं हैं। क्या पता मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हमारे भेजे गए किसी संकेत से नहीं, बल्कि हमारी ओर आ रही किसी खामोश वस्तु से हुई हो। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती है, और भी चौंकाने वाले खुलासे जानने के लिए सब्सक्राइब करें। वो हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि 3I एटलस जीवित है, या यह कुछ और भी बुरा है, कुछ ऐसा जिसे बनाया गया और फिर छोड़ दिया गया?